हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह की 10 बजे की जो क्लास होती है वो होती है आपकी लैंग्वेज क्लास। देखते हैं हम यहाँ पे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज को एक साथ एक प्रैक्टिस सेट के रूप में। थ्योरी ऑलरेडी काफ़ी सारी पढ़ाई है, अगर आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट सबकी बनी है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है तो कॉमेंट करके बता दीजिएगा, तो वो टॉपिक भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। खैर, स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या टास्क भी रहेगा लास्ट में, संस्कृत से रहेगा, तो आप वो मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रेडी हो जाइए। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो है पाश्चाती। इस क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन क्या होगा? लिट प्रथम एक वचन, लिट मध्यम द्विवचन, लिट प्रथम बहुवचन, लिट प्रथम द्विवचन। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप होगा। 50 हिंदी संख्या में क्या है? 57, 50, 85 या फिर 55? तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए 50 के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 50 को कहते हैं। श्रिया शब्द में विभक्ति और वचन है कौन सा? तृतीया द्विवचन, चतुर्थी एक वचन, तृतीया एक वचन या पंचमी एक वचन? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीया का एक वचन होगा। अस्माभि शब्द में विभक्ति और वचन है क्या? ज़्यादातर मैं ये कोशिश करती हूँ कि रूप जो है उसकी प्रैक्टिस सेट दूँ, क्योंकि ये आते निश्चित रूप से हैं और सबसे ज़्यादा भी होते हैं, तो अच्छा रहता है अगर आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करें तो। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए अस्माभि शब्द जो है वो आपका तृतीया बहुवचन रूप है। अस्मत् का बनेगा अस्माभि तृतीया बहुवचन में। आकाश पतितः इस पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास कौन सी विभक्ति का है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया। आकाश पतितः, आकाश से पतित है ना। हिंट भी कर दिया है, अभी फटाफट से देख लीजिए। तो जब से का यूज़ होता है विच्छेद करने पर और अलग होने के अर्थ में होता है ना, से अलग होने के अर्थ में, तो अपादान कारक लगता है, यानी कि पंचमी विभक्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? ये तो आसान है। कंठ, मूर्धा, तालु या दंत? देखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह का प्रश्न जो है आपका यूपी टेट, पिछले यूपी टेट में आया था आई थिंक, नहीं 19 नहीं 18 वाले यूपी टेट में आया था। तो उसमें ऐसा लिखा रहता है। और क्या होता है कि कई बार कई लोग उसको ड समझ लेते हैं और लगा देते हैं आंसर, कई लोग अंगा समझ के लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अंगा और ड में बहुत अंतर होता है। ठीक है, आपका ड लिखा रहेगा तो सिंपली ऐसा लिखा रहेगा, अंग लिखा रहेगा तो उसमें ऐसी बिंदी लगी रहेगी। तो उस चीज़ को फोकस करके ही सॉल्व आपको इस तरह का आता है, तो करना है। तो चलिए देख लेते हैं, ये आपका सही उत्तर होगा। वैसे तो इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, जितने भी यमंगड़नम नाम नासिका, ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपके नहीं है। उस हिसाब से जब ऑप्शन में नहीं है और मान लीजिए एग्ज़ाम आपके आई मीन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, तब आप कंठ लगा के चले आइएगा, क्योंकि क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, मान लिया जाता है हम इसको क वर्ग के अंतर्गत मान के कंठ लगा के चले आएंगे, उनका उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। लेकिन ये सही नहीं है। सही क्या है? नासिका है। जितने भी अंगा है, इया है, अणा है, इन सब का उच्चारण किससे होता है? नासिका से होता है। शल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं कौन कौन से? अब तो सबको याद हो गया होगा माहेश्वर सूत्र, अभी तक इतने दिन से कह रही हूँ तो। ठीक है, जितने भी लोग न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं याद किया है तो कर लीजिएगा, ज़रूरी है, ये हर जगह काम आएगा। चलिए देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कपय सर हल ऐसा होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श और ह और ल में तो वो हलंत रहता है, तो ये तो गिनेंगे नहीं वैसे भी हम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वस्त्री शब्द का सप्तमी द्विवचन का रूप है क्या? ये इसका रूप मैंने आपको कल की प्रैक्टिस सेट में भी दिया था, कल या परसों की प्रैक्टिस सेट में शायद दिया था। स्वसुह, याद हो तो, स्वसुह दिया था।
वही वाला है, बस इसमें आपको आज जो है सप्तमी द्विवचन का रूप बताना है। तो चलिए देख लेंगे, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्वस्त्रोः। ठीक है। राम शब्द का पंचमी एक वचन का रूप क्या बनेगा? रामेभ्यः, रामात्, रामेण, रामेः। आसान है, बालक का याद हो, राम का याद हो, सब एक ही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामात। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। केला को संस्कृत में क्या कहते हैं? नारिकेलम, कदली फलम, आम्रलम, सॉरी लिखा है, आम्रफलम नहीं लिखा है, दाडिमम। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका कदली फलम, बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है। नारिकेलम मतलब आपका नारिकेल हो जाता है, दाडिमम मतलब हो जाता है अनार, और ये आम्रलम नहीं, आम्रम होता है, मतलब आम। ठीक है। चलिए आ जाएंगे अभी हम थोड़ा सा अपने हिंदी वाले पोर्शन पे। पत्थर के लिए सही पर्यायवाची शब्द कौन से, मतलब कि कौन से ऑप्शन में जितने शब्द हैं सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं? ऑप्शंस सामने हैं, फटाफट से देखिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तर, पाषाण और उपल दोनों ही, तीनों ही जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं। बरवय किस प्रकार का छंद है? वार्णिक छंद, विषम छंद, मात्रिक अर्धसम छंद या मात्रिक सम छंद? और उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका, ये है मात्रिक अर्धसम छंद। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। यहाँ पे गंगा तट में कौन सा समास है ये आपको बताना है। द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधाराएं, अव्ययी भाव। आसान है क्योंकि जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या, गंगा के तट पर, ऐसा हो जाएगा ना। गंगा के तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, तो कारक चिन्ह का क्योंकि यहाँ लोप हुआ है तो इस वजह से ये समास आपका तत्पुरुष होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा? ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या फिर आंख? बिल्कुल सही उत्तर सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंख ही करेक्ट आंसर है। हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है क्या? अभिलाषा, वासना, इच्छा या आकांक्षा? और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अभिलाषा, मतलब बहुत हार्दिक इच्छा। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कैसी क्रिया है? संयुक्त, सहायक, अकर्मक, सकर्मक? और इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वो यहाँ इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है इसका, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अकर्मक क्रिया। कृशाणु का पर्यायवाची शब्द क्या, मतलब जो इसमें से क्या नहीं है? धूमकेतु, वायु सखा, पावक, अतुल? और आपका जो सही आंसर होगा होगा अतुल, ऑप्शन नंबर डी। सिर पे बैठो काग, आँख दो खात निकारत। इस पंक्ति में रस है कौन सा? विभत्स, अद्भुत, रौद्र या वीर? मेरे ख्याल से इसको पढ़ते वक्त ही आप समझ गए होंगे कि कौन सी फीलिंग आई है ना। सिर पे बैठो काग और आँखी दो खात निकारत, विभत्स रस ही है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। हवा आग शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? आग हवा, अनिल अनल, हवा जंगल, जंगल आग? यानी कि जो पहला वर्ड है वो इसका अर्थ होना चाहिए, दूसरा वर्ड जो है वो इसका अर्थ होना चाहिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। यहाँ पे बिल्कुल हवा मतलब अनिल और आग को हम बोलते हैं अनल, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? सिखनक, सिरोपर, पाद मस्तक या अपाद मस्तक? सिर से पैर तक, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपाद मस्तक, सॉरी आपाद मस्तक लिखा हुआ है, नॉट अ। चलिए आ जाते हैं आज इंग्लिश में थोड़ा सा। इन द केस ऑफ पैसिव वॉइस आफ्टर टू बी वर्ब वी यूज़ वॉट? यानी कि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो वहाँ पे टू बी वर्ब जो होते हैं उनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं? अगर ये आपसे नहीं बना
तो पढ़ाना व्यर्थ है, क्योंकि 2 महीने से इंग्लिश की क्लास चल रही है, लगातार चल रही है। इसके पहले सिर्फ इंग्लिश चल रही थी, टेंस पढ़ाया, और बार बार ये चीज़ रिपीट करते हैं। जो इसका आंसर है कि पैसिव वॉइस बनाना है, टू बी वर्ब के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी आ जाते हैं थोड़ा सा आर्टिकल इजी वाले क्वेश्चन में। माई नेबर इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन दिए हो जिसमें ऑनेस्ट आया है, यूनिवर्सिटी आई है, एंड फटाफट से गेस करिए। तो यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा एन लगेगा, क्योंकि इसका जो है उच्चारण वो है वो अ से होता है, जो कि एक स्वर है, वॉवल है। विच टेंस डज द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू। कौन सा टेंस है, बस ये बताना है आपको। द रोजेस इन योर गार्डन आर ब्यूटिफुल। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपका इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, द रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, मतलब रोजेज जो हैं वो खूबसूरत हैं, इस बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे भले ही डू और डज नहीं है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे आर को क्रिया के रूप में यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, ये एडजेक्टिव के पहले यूज़ किया गया है आर, जबकि जब आर को आप अगर वर्ब के पहले यूज़ करते नॉर्मली, हम क्या, अगर आपको लगता है कि कॉन्टिन्यूस होता, आर लगाए तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो सुनिए, जब आप उसका स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा है, उसमें इज एम आर के बाद क्या वर्ब आता है, न कि एडजेक्टिव आती है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव के पहले आर यूज़ हुआ है। तो कुल मिला के बात ये है कि तुम्हारे जो गार्डन में फूल हैं, रोज़ हैं, रोज़ के फूल वो बहुत सुंदर हैं, तो इट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। परेशान नहीं होना है, बस इन्हीं 2-3 छोटी रूल्स और छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना है। अगर मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है इज एम आर के बाद, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। नाउ रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर्स, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो पहले तो रवि ने कहा है, तो रवि ने कहा है कि, हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, रवि ने कहा कि। इनडायरेक्टली जब बताएंगे तो सीधे से हमें आंसर मिल गया, हमें और कुछ सोचना ही नहीं है। रवि ने कहा कि, रवि सेड, रवि सेड लगाना ही है। अब इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। अब हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, रवि ने कहा कि उसने लेटर पोस्ट कर दिया है। की भी बोल रहे हैं हिंदी में, ध्यान दीजिएगा। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं दैट। फाइन, इसमें लगा है, बाकी किसी में नहीं लगा है। तो क्या सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, रवि सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू रूल। चेंज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सिर्फ डिग्री चेंज करनी है। नो अदर मेटल इज सो एक्सपेंसिव एज गोल्ड, मतलब कि सोने के जितना महंगा कोई और मेटल, कोई और धातु नहीं है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल आपका पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। जिनको इस बारे में मतलब ये भूल गए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पता ना हो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड की ग्रामर में ये चीज़ रहती है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो भूला होगा, हो सकता है। तो मैं बता दूं कि एडजेक्टिव यानी विशेषण की 3 डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव जो 2 लोगों के बीच कंपेयर करने के लिए यूज़ होती है, और एक सुपरलेटिव यानी जो सब में कई लोगों के बीच कंपेयर, सबसे हाईएस्ट, उसको सबसे बेस्ट बताने के लिए यूज़ होती है। ऑल राइट, तो ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोस्ट लगता है, गोल्ड इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, यानी कि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल है। अब आप कहेंगे मोस्ट तो काफ़ी में लगा है, तो बाकी क्यों नहीं है। आप इसके हिंदी के अर्थ देखिए, गोल्ड इज़ नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, यानी कि गोल्ड जो है वो सबसे एक्सपेंसिव नहीं है। तो इस जो वाक्य का अर्थ था, जो सेंस था, वही बदल के रख दिया इस सेंटेंस ने। तो इसमें कहा जा रहा है कि गोल्ड से ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है, इसमें कह रहा है कि गोल्ड महंगा नहीं है सबसे ज़्यादा। तो ये गलत हो गया। इसमें भी है, गोल्ड इज़ द अदर मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, यानी कि गोल्ड दूसरा सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल है। तो अदर वर्ड आ गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ है, ये बात फीलिंग आ रही है यहाँ पे। एंड नो अदर इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव गोल्ड, तो ये तो सेंटेंस ही ग्रामेटिकल रॉन्ग है, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे देखेंगे। करेक्ट सेंटेंस बताना है जो ग्रामर के हिसाब से सही हो। आई डू नॉट नो दैट वाई ही फेल्ड, ही आस्क्ड मी दैट इफ़ ही वॉज एबसेंट, he asked me if he was absent, none of the above. Correct sentence.
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ही आस्क्ड मी इफ़ ही वॉज एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जब आई हु विच के पहले दैट एंड या एज टू इन सब का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड व्हाट। एक शब्द जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ बताने के लिए यूज़ किया जाता है क्या कहलाता है? जो किसी के बारे में कुछ बताता है। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब। अब यहाँ पे देखिए, अगर विशेषता बताने की बात होती तो जाहिर सी बात है कि वो एडजेक्टिव होता, पर अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया है एडजेक्टिव ऑप्शन में नहीं है। अब बताइए इनमें से क्या हो सकता है, और ऐसा कौन सा वर्ड है जो इनके बारे में कुछ बता सकता है। क्या बताना है ये नहीं पता है, कुछ बता सकता है। सो वर्ब बता सकता है। वर्ब जो है वो किसी चीज़ के बारे में बताता है। जनरली बिना वर्ब के दुनिया का कोई सेंटेंस होता ही नहीं है ना, चाहे इज ही लगा हो तो ये भी एक वर्ब ही है। जैसे हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, तो ड्रेस के बारे में बताया जा रहा है कि ड्रेस जो है वो खूबसूरत क्या है ड्रेस। ठीक है, हैव लगा दिया हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। ठीक है, या फिर कोई इंसान जो है, इंसान कौन क्या कर रहा है, जैसे आई एम टीचिंग, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ। मेरे बारे में ये एक चीज़ बताई जा रही है वर्ब के द्वारा कि मैं क्या कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। खैर चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल दैन एनी अदर गर्ल इन हर विलेज, पॉजिटिव डिग्री। अब यहाँ देखिएगा ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है, मोस्ट ब्यूटीफुल लगा है, उसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, जैसे ऊपर किया था ना उल्टा एकदम उसका। एनी अदर गर्ल इन हर विलेज इज़ एज ब्यूटीफुल एज शी। नो गर्ल इन हर विलेज इज़ एज ब्यूटीफुल एज शी। नो अदर गर्ल इज़ एज ब्यूटीफुल एज शी इन हर विलेज, और नो अदर गर्ल इन हर विलेज इज़ सो ब्यूटीफुल एज शी। ये देखिए सेंस ना बदलने पाए, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मतलब वह जो है वो अपने गांव की बाकी लड़कियों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा, यानी उसके जितनी कोई भी सुंदर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, नो अदर गर्ल इन हर विलेज, यानी उसके गांव में कोई भी दूसरी लड़की उसके जितनी सुंदर नहीं है। तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक। ऑल राइट, द पेशेंट डाइड ब्लैंक कॉलरा। कई बार मैंने बताया है जब किसी बीमारी से कोई गुजर रहा होता है तो क्या यूज़ करते हैं, और अगर किसी बीमारी से किसी की मृत्यु हो जाती है तब क्या हम यूज़ करते हैं। तो अगर कोई किसी बीमारी के दौर से गुजर रहा है तो फ्रॉम यूज़ करते हैं, और अगर उस बीमारी से उसकी मृत्यु होती है तो ऑफ यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आएगा, ऑफ। अ गवर्नमेंट रन्स बाय द ऑफिशियल। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो अधिकारी वर्ग द्वारा संचालित की जाने वाली सरकार, यानी जिसको हम नौकरशाही कहते हैं हिंदी में, शुद्ध नौकरशाही, तो वो उसको कहा जाता है इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर डी आपका, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये इसका सही आंसर। डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, ठीक है, डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र जो है वो हमारी कंट्री में है। तो करेक्ट आंसर आपका फिलहाल इसके लिए ऑप्शन नंबर डी है। और अब आ जाते हैं हमारे आज के टास्क पे। और अब डेली मैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग से टास्क आपको दिया करूँगी, जिसका नाम रैंडमली मैं किसी का भी नाम ले लूँगी, तो आप लोग माइंड मत करिएगा, सबका नाम कभी न कभी आएगा। फिलहाल आज जो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, मतलब कि जितने भी लर्नर्स हैं, उनमें से एक लर्नर का नाम है, ठीक है, अभी से हम थोड़ा सा संस्कृत में लिख देते हैं। अब आपको बताना है कमेंट करके, इस पे वीडियो पे नहीं करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके करिएगा, लाइव चैट में मत करिएगा क्योंकि वो रहेगा नहीं, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, इसका आपको बताना है पंचमी विभक्ति का, इसी शब्द को पंचमी विभक्ति के द्विवचन में चेंज करिए। जो आएगा वो कमेंट करिए, ठीक है। और ऋतु आप भी करिएगा, अपना नाम, अपने नाम के सारे रूप तो याद ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए आपका टास्क है पंचमी विभक्ति द्विवचन शब्द ऋतु, जो कि है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। फटाफट से कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।